भारत विविधताओं का देश है। यदि यहाँ पर एक तरफ भौगोलिक, उच्चावचीय, मृदा, जलवायु, प्रवाह संबंधित विशेषताएं हैं, तो दूसरी तरफ मानवीय विशेषताएं, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक इत्यादि विशेषताएं भी मिलती हैं। आइए हम देखते हैं कि इन सब विशेषताओं की जड़ में यहाँ की भौगोलिक विशेषता है। भौगोलिक इतिहास सीखने के पश्चात हमको ये स्पष्ट होता है कि भारत में उच्चावचीय विषमताएं मिलती हैं। अर्थात भारतवर्ष में यदि नवीनतम ऊंची मोड़दार पर्वत श्रेणियां हैं, तो अत्यधिक पुरानी अवशिष्ट पहाड़ियां भी हैं, जैसे अरावली। और यदि सबसे पुराना गोंडवाना लैंड का पठार है, तो सबसे नया गंगा का मैदान, जिसमें कि नवीनतम जलोढ़ निक्षिप्त हो रहा है, और इसी के समकालीन राजस्थान का डेजर्ट है, जहां आज भी बालू का स्थानांतरण हो रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कि इन उच्चावच में पर्वत एक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। पर्वत कहते किसको हैं? जो समुद्र तल से 600 मीटर से सामान्य रूप से अधिक ऊंचा हो। सामान्य रूप से विश्व स्तर पर समुद्र तल से 150 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र को मैदान कहा जाता है, जैसे गंगा का मैदान, मिसिसिपी, मिसौरी, ह्वांगहो का मैदान इत्यादि। लेकिन 150 मीटर से ऊंचे लेकिन 600 मीटर तक की ऊंचाई के भूभाग को पठार कहा जाता है। भारत के सभी पठारों की औसत ऊंचाई यही है, लेकिन हर चीज़ों के अपवाद होते हैं। जैसे तिब्बत का पठार अत्यधिक ऊंचा है, जो अपवाद है, जिसके भौगोलिक कारण है। 600 मीटर से अधिक ऊंचे को पर्वत कहते हैं। इस तरह से भारत में विभिन्न प्रकार के पर्वत मिलते हैं, लेकिन पर्वतों की ऊंचाई नियोजन की दृष्टि से 500 मीटर के आसपास निर्धारित की गई है। आइए हम देखते हैं कि भारतवर्ष में हिमालय पर्वत, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इन सब पर्वत का अध्ययन हम क्यों करते हैं? इसके प्रमुख कारण हैं कि यह अधिक ऊंचे होते हैं, इसमें पहुंचना मुश्किल होता है, इस पर प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, मृदा अपरदन, भूकंप अधिकांश होते हैं। इसलिए यहाँ मानव का आर्थिक, सांस्कृतिक विकास कम हो पाता है। इसलिए भारत में नियोजन की ज़रूरत यदि पड़ती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों के नियोजन की ज़रूरत अलग से पड़ती है। इसलिए इसमें पिछड़े होने के कारण जनजातियां भी निवास करती हैं। इसलिए यदि जनजातीय क्षेत्र नियोजन करना है, तो भी आपको भारत में पर्वतों को पहचानना होगा। और यदि पर्वतीय क्षेत्र के समग्र विकास का नियोजन करने के लिए क्षेत्र निर्धारण करना है, तो भी भारतवर्ष के पर्वतों की पहचान आवश्यक है। अब आइए हम देखते हैं कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य रूप से पर्वत एक तो मोड़दार प्रकृति के होते हैं, जो भूसन्नतियों से निकलते हैं, जिसको कोबर ने, होम्स ने, प्लेट टेक्टोनिक ने बताया। लेकिन दूसरे श्रेणी के पर्वत होते हैं जो ब्लॉक पर्वत होते हैं। ब्लॉक माउंटेन जो भ्रंशन प्रक्रिया के कारण बनते हैं, लेकिन वह भी टेक्टोजेनिक ही होते हैं, वह मोड़दार नहीं होते। तीसरे प्रकार के पर्वत ज्वालामुखी होते हैं, जहाँ ज्वालामुखी की क्रियाएं होती हैं, लेकिन वह दरारी उद्गार न होकर केंद्रीय उद्गार होगा, तभी ज्वालामुखी पर्वत बनेगा। आइए हम देखते हैं कि भारत में पर्वतों की भी विविधता है। अर्थात जो हम टाइप पढ़े, वह हर प्रकार के पर्वत भारत में मिलते हैं। पर्वत मतलब सामान्य सतह से ऊंचा, पिछड़ा क्षेत्र,
नियोजन की आवश्यकता। आइए हम देखते हैं कि भारतवर्ष में पर्वत की स्थिति कहाँ है, उनकी प्रकृति क्या है, क्योंकि इससे संबंधित व्यवहारिक प्रश्न कमीशन आपसे पूछता है। जैसे पूछा जा सकता है कि अरावली पर्वत की संरचना का वहाँ के अधिवास पर प्रभाव बताइए। हिमालय पर्वत की संरचना वहाँ के अधिवास के लिए एक संसाधन है। ऐसे बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन आज पूछे जा रहे हैं, लेकिन आइए हम इनसे इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। हम पृथ्वी के भौगोलिक इतिहास में और भारत के भौगोलिक इतिहास में या भूभौतिकी में सीख चुके हैं कि पर्वत इस पृथ्वी पर 4 बार बने: प्री कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन, अल्पाइन। अल्पाइन को टर्शियरी भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत में किसी क्रम का पर्वत न मिले। भारतवर्ष में पूरी दुनिया के हर क्रम के पर्वत मिलते हैं, इसीलिए तो भारत देश महान है। यहाँ प्री कैम्ब्रियन अरावली से लेकर और नवीनतम टर्शियरी या अल्पाइन अर्थात हिमालय पर्वत मिलते हैं। आइए हम एक एक के बारे में देखते हैं। सबसे पुराना पर्वत अरावली क्रम का है और अरावली पर्वत एक फोल्डेड माउंटेन है, मोड़दार पर्वत है। अरावली का विस्तार दक्षिण में गुजरात में पालनपुर स्थान से लेकर और उत्तर में दिल्ली में रायसीना हिल तक है। रायसीना हिल के आसपास ही आपका पार्लियामेंट जेएनयू है। जेएनयू और पार्लियामेंट की नींव इसी अरावली क्रम अर्थात सबसे पुरानी चट्टानों पर स्थित है। अत्यधिक ठोस है, सुदृढ़ है। इस तरह से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व फैला हुआ यह अरावली पर्वत फोल्डेड है, मोड़दार है। मोड़दार सिद्ध कर रहा है कि यहाँ कोई प्राचीन भूसन्नत थी और उससे इसकी उत्पत्ति हुई। दूसरा प्रमाण है कि इस पर विभिन्न प्रकार के जीवाश्म युक्त चट्टानें मिलती हैं जिनका कायांतरण भी हुआ है और इस पर मार्बल, संगमरमर सबसे बेहतर गुणवत्ता का मिलता है। दूसरी विशेषता इसकी है कि यह रेजिडुअल है, अवशिष्ट है। अवशिष्ट माने भारतवर्ष के सभी पर्वतों में सबसे पुराना है। और यदि देखा जाए तो डेविस की तीनों साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। मुनाड नाग भी मिलते हैं। गोवर्धन पर्वत, जिसको भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के क्रोध से अपने ग्रामवासियों को वर्षा से सुरक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर धारण किया था। आर्केयन और प्री कैम्ब्रियन, यह सबसे पुराना पर्वत पूर्व कैम्ब्रियन काल का है, जिसे आर्केयन भी कहा जाता है। और ओल्डेस्ट सबसे पुराना है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। यहाँ की प्रमुख चट्टानें धारवाड़ियन क्रम की हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें दक्षिण में कर्नाटक में मिलती हैं और अरावली धारवाड़ियन क्रम की चट्टानों से युक्त है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, जिसमें आपको बताना होगा कि पूरा प्रायद्वीपीय पठार या गोंडवाना क्षेत्र की चट्टानें सबसे प्राचीनतम हैं। और यदि एक रेखा के सहारे अरावली और धारवाड़ को मिलाया जाए तो इनका निर्माण पृथ्वी के शीतलन के समय ही चट्टानों के ठंडे होने के फलस्वरूप हुआ। ये रही अरावली की बात। अब हम दूसरा पर्वत देखते हैं कि ये है ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट पर्वत। अरावली के बाद हम लोग पूर्वी घाट पर्वत यहाँ पर आते हैं। दोनों को देख रहे होंगे कि अरावली की लाइन और पूर्वी घाट पर्वत की लाइन लगभग समानांतर है। इसका मतलब सबसे पुरानी भूसन्नति यदि अरावली की यहाँ थी तो पूर्वी घाट की भूसन्नति, जिसका नाम कुडापा भूसन्नति भी है, उसी के लगभग समानांतर थी। देखिए पुरानी चीज़ें किस तरह से एक दूसरे के समानांतर होती थी।
और ईस्टर्न घाट माउंटेन पूर्वी घाट के सहारे फैला है और इसका विस्तार दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों से और उत्तर पूर्व में मेघासनी की पहाड़ियों तक है और ये मेघासनी की पहाड़ियाँ 1105 मीटर ऊंची हैं, जबकि नीलगिरी की पहाड़ी दोदा बेटा 2670 मीटर ऊंची है। इस तरह से पूर्वी घाट की उत्तरी पूर्वी सीमा और दक्षिणी पश्चिमी सीमा ये है। यह भी फोल्डेड है क्योंकि यह कुडापा भूसन्नत से निकला। कुडापा आंध्र प्रदेश का एक जिला है और यह कैम्ब्रियन पीरियड का है, अर्थात अरावली प्री कैम्ब्रियन पीरियड का उससे पहले का है और यह उससे बाद का है। और यहाँ पर प्रमुख चट्टानें नीस और सिस्ट हैं। इस तरह से यहाँ पर अवसादी और कांतरित चट्टानों की प्रचुरता है और यहाँ पर ग्रेनाइट के भी निक्षेप मिलते हैं, अर्थात वहाँ पर जो ज्वालामुखी क्रियाओं का उद्गार नहीं हो पाया, चट्टानें सतह के नीचे ही जमा हो गईं। अनाच्छादन के बाद वो ग्रेनाइट की चट्टानें एक्सपोज हो गईं, दिखने लगीं और यह एक रेजिडुअल है। अवशिष्ट पहाड़ी अरावली पर्वत भी है, अवशिष्ट पहाड़ी पूर्वी घाट पर्वत भी है और आगे हम अवशिष्ट पहाड़ी विंध्याचल पर्वत को भी देखेंगे। लेकिन यदि विकल्प में तीनों हैं तो आप निशान किस पर लगाएंगे? निश्चित रूप से जो सबसे पुरानी है उसका अनाच्छादन अधिकतम हो गया है, वही अवशिष्ट है। लेकिन यदि विकल्प में अरावली पर्वत नहीं है तब अवशिष्ट किसको लगाएंगे? तब पूर्वी घाट पर्वत को ही अवशिष्ट लगाएंगे। लेकिन अगर पूर्वी घाट पर्वत भी नहीं है तब अवशिष्ट लगाएंगे विंध्याचल सतपुड़ा को ही। इस तरह से यह अवशिष्ट पर्वत है। इसमें कुछ टर्म ऐसे होते हैं जो कि कन्फ्यूजिंग होते हैं, लेकिन आपका विवेक और आपका निर्णय यदि सही है तो उत्तर सही होता है। और यहाँ पर मोस्ट डाइसेक्टेड बाय रिवर्स, यह नदियों द्वारा सबसे अधिक कटा फटा है। इतना न तो अरावली पर्वत नदियों द्वारा कटा है, न विंध्याचल, न सतपुड़ा, न हिमालय। लेकिन ये पूर्वी घाट पर्वत नदियों द्वारा क्यों कटा है, यह सतत क्यों नहीं है, इसका उत्तर तो आपको देना पड़ सकता है कमीशन को। तो सोच लीजिए इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि पूछा जा सकता है पूर्वी घाट अत्यधिक कटा फटा है, इस पर आप 50 शब्द लिखिए। तो आप लिख भी लेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि प्रायद्वीपीय पठार पर बहने वाली अधिकांश नदियाँ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व बहती हैं, जैसे दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। क्यों बहती हैं? क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है और निश्चित रूप से उनके मार्ग में आने वाला पूर्वी घाट पर्वत उनके द्वारा काट दिया गया है और पूर्वी घाट पर्वत विवर्तनिकी कारणों से निमज्जित हुआ, इसलिए नदियाँ और तीव्रता से उसको काटी। इस तरह से पूर्वी घाट पर्वत का अनोखापन इसका नदियों द्वारा कटा फटा होना है। और फ्रॉम मेघासनी टू दोदा बेटा, इसके विस्तार के बारे में अभी हम लोग देखें कि यह मेघासनी पहाड़ी जो कि उड़ीसा के उत्तर पूर्व में स्थित है से नीलगिरी की दोदा बेटा तक है। लेकिन कभी कभी आपको उलझाया जाता है कि पूर्वी घाट पर्वत मेघासनी पहाड़ियों से अनाईमुदी तक है, वह गलत है। पूर्वी घाट पर्वत मेघासनी पहाड़ियों से महेंद्रगिरी तक है, यह गलत है। नीलगिरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है और यह पर्वतों की एक गांठ है।
नीलगिरी नाट। गांठ में जैसे टाई की गांठ लगाने के बाद वहाँ से सेंटर से 3 रास्ते होते हैं, एक नीचे, एक बाएं, एक दाएं। उसी तरह से नीलगिरी या दोदा बेटा से 3 रास्ते होते हैं, एक नीचे, एक बाएं, एक दाएं। निश्चित रूप से यहाँ पर एक गांठ है और पूर्वी घाट पर्वत पश्चिमी घाट पर्वत से यही मिलता है, न कि अनईमुदी और महेंद्रगिरी के पास। अनईमुदी और महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट पर्वत का ही दक्षिणतम विस्तार है। इस तरह से आप मानचित्र को देखते समय जिला स्तर पर इन पर्वतों को, इन पहाड़ियों को, उनकी विशेषताओं को देखिएगा। ये रहा दूसरा ईस्टर्न घाट माउंटेन, पूर्वी घाट पर्वत, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी सीमा यही है। ध्यान रखिएगा, यह फोल्डेड माउंटेन है, ब्लॉक नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन है। अर्थात प्रायद्वीपीय पठार के दो स्थलाकृति रखवाले हैं, पूरब में पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिम में ब्लॉक या फॉल्टेड माउंटेन। कैसे ब्लॉक माउंटेन है इसको अभी हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि ये विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन कैसे बने, कैसे हैं। ये है विंध्यन रेंज, जिसका पश्चिमी विस्तार मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर गुमानपुर चोटी है, और इसका उत्तर पूर्व में विस्तार विंध्याचल पर्वत या विंध्यवासिनी धाम है। जो लोग विंध्यवासिनी धाम में दर्शन करें और बाएं तरफ देखें तो ठीक एक खड़े कगार के नीचे गंगा जी का प्रवाह हो रहा है। इसका मतलब यहाँ एक खड़ा कगार है और उसी विंध्यवासिनी धाम में मिलन होता है एक विंध्यन रेंज का और ठीक बगल में गंगा के मैदान का। और यह विंध्याचल पर्वत अलग करता है उत्तरी भारत और दक्षिण भारत को। लेकिन इसके दक्षिण में नर्मदा नदी है, जिसकी उत्पत्ति होती है यहाँ पर अमरकंटक से, और वो प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिम दिशा में। और उसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है, जिसका पश्चिमी विस्तार राजपीपला हिल है, और पूरब में यह फैला हुआ है महादेव हिल के और आगे तक। इस तरह से इसके दक्षिण में ताप्ती नदी या ताप्ती नदी है। नर्मदा और ताप्ती ये 2 पुराने भ्रंश हैं, यहाँ पर फॉल्टिंग हुई है, भ्रंशन हुई है। लेकिन विंध्याचल और सतपुड़ा यह दोनों फॉल्टेड या ब्लॉक माउंटेन नहीं है, यह दोनों फोल्डेड मोड़दार पर्वत हैं। अर्थात फॉल्ट के किनारे पर फोल्ड हुआ है। इसके कई प्रमाण भी हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पर विभिन्न गुफाएं हैं और वहाँ पर चूना चट्टान के क्षेत्र हैं। विंध्याचल पर्वत से भी चूना निकाला जाता है, और सतपुड़ा रेंज में महादेव हिल या महादेव पहाड़ी में जो महादेव की गुफा है वह केव है, गुफा है, और वहाँ पर चूना युक्त चट्टानें आज भी हैं। विंध्याचल और सतपुड़ा पर मिलने वाला चूना यह सिद्ध कर रहा है कि यह भूषण से निकले हैं, और यह दोनों मोड़दार पर्वत फोल्डेड माउंटेन हैं, और यह दोनों विंध्यन भूषण से निकले हैं। विंध्यन भूषणती जैसे अरावली भूषणती, कुडापा भूषणती, ऐसी ये विंध्यन भूषणती थी। अब हम देखते हैं कि विंध्याचल और सतपुड़ा किस समय के हैं। कैलिडोनियन। हम लोग विश्व में पर्वतों को 4 अवस्थाओं में देखे, प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन और हर्सिनियन और अल्पाइन।
और कैलिडोनियन माउंटेन ओरिजिनी के समय इनकी उत्पत्ति हुई। दोनों फोल्डेड हैं, जैसा कि हम लोग अभी स्पष्ट किए। फ्रॉम विंध्यन ज्यूस इंक्लाइन या विंध्यन भूसन्नत से निकले हैं, ये भी स्पष्ट हुआ। लेकिन इसमें एक पॉइंट समझने का है कि विंध्याचल का दक्षिणी कगार और सतपुड़ा का उत्तरी और दक्षिणी कगार यह फॉल्टेड या ब्लॉक माउंटेन है। यहाँ कगार की बात कर रहे हैं, यहाँ पर्वत की नहीं। बहुत बारीक पॉइंट पर इस समय आप डिस्कस कर रहे हैं। पूरा विंध्याचल पर्वत तो फोल्डेड है, लेकिन उसके दक्षिण में नर्मदा भ्रंश या फाल्ट में बहती है, खड़ा कगार है। इसका मतलब कि विंध्याचल का दक्षिणी कगार फाल्टेड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है। सतपुड़ा एक फोल्डेड माउंटेन है, जिसके उत्तर में नर्मदा भ्रंश है, दक्षिण में ताप्ती भ्रंश है। इसका मतलब कि सतपुड़ा का उत्तरी कगार और सतपुड़ा का दक्षिणी कगार दोनों ही ब्लॉक या फॉल्टेड माउंटेन है। अर्थात विंध्याचल और सतपुड़ा में दोनों पर्वतों की विशेषता मिलती है। नंबर 1 फोल्डेड माउंटेन, मोड़दार पर्वत। नंबर 2 ब्लॉक या फॉल्टेड माउंटेन। यह तो आपका नॉलेज है, लेकिन इस द्विधात के नॉलेज को लेकर आप जब कमीशन के सामने जाएंगे तो वह एक उत्तर चाहेगा। वह उत्तर होगा फोल्डेड। फॉल्टेड या ब्लॉक माउंटेन का भारत में सबसे बढ़िया उदाहरण ये है वेस्टर्न घाट। लेकिन लिखते समय आप स्पष्ट करेंगे कि इसके अंदर दोनों विशेषताएं हैं। जैसे भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं, तो आपको लेकिन निर्णय देना होगा कि आधा पुरुष आधा नारी हैं। एक उत्तर आपको देना होगा, पुरुष। इसी तरह से यह विंध्याचल और यह सतपुड़ा पर्वत मोड़दार पर्वत। इस तरह से विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों की सीमा, उत्पत्ति और उनकी विशेषताओं को सीखने के बाद हम लोग आइए चौथे पर्वत वेस्टर्न घाट माउंटेन की चर्चा करते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्तरी सीमा चंदोर हिल, चंदोर पहाड़ियाँ हैं, जो लगभग महाराष्ट्र के उत्तरी और गुजरात के दक्षिणी सीमा के पास स्थित है, जिसकी लोकेशन आप एटलस में ढूंढ लीजिएगा। और इसका दक्षिणी विस्तार महेंद्रगिरी तक है। इस तरह से यह पश्चिमी घाट पर्वत एक खड़ा कगार है और इसके ठीक पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान है। क्यों यह बना, इसकी चर्चा हम लोग इंडिया के जियोफिजिक्स में, भारत के भूभौतिकी में कर चुके हैं। इस भूखंड के पश्चिम में अरेबियन ब्लॉक भ्रंशन के कारण टूटकर नीचे धंस गया, जिस पर हिंद महासागर का जल आ गया। आज वह अरब सागर कहलाता है, लेकिन यहाँ का खड़ा कगार खड़ा ही रह गया। जब अरब सागर की लहरों ने उसको काट काट कर और समुद्र में पाट दिया, तब बना पश्चिम तटीय मैदान। और पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी कगार आज भी खड़ा है। इसलिए यद्यपि यह ब्लॉक या फॉल्टेड माउंटेन है, लेकिन इसको माउंटेन कहने में कुछ जियोलॉजिस्ट, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हिचकते हैं। क्यों? क्योंकि इस कगार को कुछ लोग प्रायद्वीपीय पठार का खड़ा कगार कहते हैं, लेकिन सामान्यतः पश्चिमी तटीय मैदान के निवासी इसको पर्वत कहते हैं। क्यों? कि वो जब खड़े होकर इसको देखते हैं तो बहुत ऊंचा दिखता है। जैसे कोई 4 फीट का ऊंचा नौजवान 6 फीट के ऊंचे नौजवान को देखे तो यही कहेगा, क्या यार पहाड़ जैसे सामने खड़े हो गए। इसलिए पश्चिम तटीय मैदान के निवासी इसको पर्वत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पठार पर रहने वाले लोग अपने बच्चों के साथ जब सुबह मॉर्निंग वॉक जाएंगे और बच्चा दौड़कर कगार पर खड़ा होगा
और कगार से नीचे की तरफ लपकेगा तो उसके संरक्षक मना करेंगे, रुको बेटा रुको, उधर खड़ा कगार है, गिर जाओगे। वो कहेगा, बाबा आप इसको खड़ा कगार कह रहे हैं, इसको तो हमारी मैडम ने पश्चिम घाट पर्वत कहा है। कहे नहीं बेटा, पर्वत नहीं है, आज चलते हैं एक पेपर सेट कर देते हैं तो तुम्हारी मैडम भी देंगी प्रीलिम। बस कमीशन में पेपर में सेट हो गया कि पश्चिमी घाट पर्वत प्रायद्वीपीय पठार का एक खड़ा कगार है, सिद्ध करिए। तो आपको सिद्ध करना होगा और आप सिद्ध भी कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मिलने वाले मिनरल खनिज भी भ्रंशन के कारण एक्सपोज हो गए हैं और पश्चिमी कगार से देखने पर उनकी खुदाई सहज हो गई है। इस तरह से ये रहा वेस्टर्न घाट माउंटेन, पश्चिम घाट पर्वत। एटलस में इसको सह्याद्री पर्वत भी लिखा गया है, लेकिन सह्याद्री केवल यहीं तक नहीं है, अपितु यह चंदोर पहाड़ियों के पूरब भी मुड़ गया है। अर्थात सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी है या ताप्ती भ्रंश है। ताप्ती भ्रंश के ठीक दक्षिण में जो खड़ा कगार है वही है सह्याद्री पर्वत या हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ। इस तरह से पश्चिम घाट पर्वत का विस्तार दक्षिण में महेंद्रगिरी से चंदोर हिल तक है, लेकिन सह्याद्री पर्वत का विस्तार दक्षिण में महेंद्रगिरी से चंदोर हिल होते हुए और पूरब में गाविलगढ़ पहाड़ियों तक है, जिसके उत्तर में ताप्ती भ्रंश स्थित है। इस तरह से ये रहा वेस्टर्न घाट फॉल्टेड माउंटेन के बारे में। अब अगली घटना हमारी है, अगला पर्वत है हिमालयास हिमालय का मोड़दार पर्वत। यह चौथे क्रम का पर्वत है। प्री कैम्ब्रियन पहला, दूसरा कैलिडोनियन, फिर तीसरा हर्सिनियन और चौथा अल्पाइन। अल्पाइन या टर्शियरी का क्रम भारत में हिमालय ही है, और यदि इसको देखें तो यह टर्शियरी या अल्पाइन क्रम का फोल्डेड माउंटेन है, मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वत की विशेषता हम लोग डिटेल में सीखेंगे। और जब हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो रही थी इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन काल में, जिसमें इयोजियोसिनक्लाइन, मायोजियोसिनक्लाइन और प्लायोजियोसिनक्लाइन से क्रमशः ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक हिमालय निकल रहे थे। उसी समय उद्गार हो रहा था दक्कन लावा का। कहाँ पर दक्कन लावा का? इयोसीन काल में महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में। क्यों हो रहा था? भारतीय प्लेट के उत्तर टकराने के फलस्वरूप जब इसमें टेंशन बना, उस टेंशन के फलस्वरूप नर्मदा और ताप्ती भ्रंश सक्रिय हो गए, लावा का उद्गार हुआ और लावा फैल गया। अभी हमने चर्चा किया था कि काराकोरम फेज और दक्कन लावा लगभग एक साथ ही हुए, लेकिन दक्कन लावा 3 बार में हुआ, क्रिटेशियस काल से इयोसीन काल तक। लेकिन यहाँ पर कोई पर्वत नहीं बना। जैसा कि पर्वतों के प्रकार में हम लोगों ने मोड़दार पर्वत, ब्लॉक पर्वत और वॉल्केनिक माउंटेन की चर्चा किया। प्रश्न उठता है कि महाराष्ट्र में लावा का उद्गार तो हुआ, क्यों कोई ज्वालामुखी पर्वत नहीं निर्मित हुआ? उत्तर स्पष्ट होगा, क्योंकि यहाँ दरार से निकला हुआ लावा चारों तरफ बह गया, फैल गया। तो क्या भारत ज्वालामुखी पर्वत से विहीन है क्या? नहीं। विश्व की सारे स्वरूप, सारी संपदाएं भारत में हैं। कहाँ पर है ज्वालामुखी पर्वत भारत में? उसके लिए हमारा बारेन और नारकोंडम 2 ज्वलंत उदाहरण हैं। ये रहा यहाँ की इयोसीन काल की घटना। और इस समय ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय
और शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये रही हमारे भारत के भौगोलिक इतिहास के संदर्भ में विशेष रूप से मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति, और उसी के साथ फाल्टेड या ब्लैक माउंटेन और ज्वालामुखी पर्वत। इसमें लगता है एक त्रुटि हो गई है कि यहाँ पर पहले तो अरावली लिखा गया, दूसरा यहाँ लिखा जाना चाहिए था, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। लेकिन लगता है लेखकों से गलती हो गई या यह कोई एक नया मेथड है। परीक्षा में क्या ऐसे लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 लिखेंगे? ऐसे ही लिखिएगा। लेखक सोच समझ के कदम उठाए हैं। जो पर्वत जहाँ है लगभग उसी के पास में ही चीज़ों को लिखने की कोशिश की गई है ताकि परीक्षक को सुविधा रहे। परीक्षक को आप जितना सुविधा देंगे वह उतना ही खुश होगा, उतना सहजता से अधिक मात्रा में आपको अंक प्रदान करेगा। इस तरह से ये रहा भारत में पर्वतों की उत्पत्ति, फेजेज ऑफ माउंटेन ओरिजिन इन इंडिया। इसको आज ही तैयार कर डालिएगा, कल के लिए न छोड़िएगा, क्योंकि कल हम इन पर्वतों की स्थलाकृतिक विशेषताएं, जलवायु विशेषताएं, वनस्पति विशेषताएं, यहाँ पर रहने वाली जनजातियाँ, उनकी समस्याएं और उनके नियोजन के बारे में देखेंगे। लेकिन यदि भारतवर्ष में पर्वतों की पहचान आपको नहीं हुई तो आपको भारत में आने वाले सभी भौतिक और सांस्कृतिक तत्व समझ में नहीं आएंगे और नियोजन तो दूर की बात रहेगी। इसलिए भारतवर्ष में सभी मोड़दार, ब्लॉक और ज्वालामुखी पर्वतों का वितरण, उनकी उत्पत्ति और उनकी विशेषताओं को सीखना भूगोलवेत्ता का एक धर्म है।